on this online offline class of Inspiration Study Circle. Here we are studying the history of medieval India, and from today onwards we are going to start the second half of the medieval history, that is the Mughal Empire. Mughal Empire. After the Mughal Empire, we'll study about the regional empires like विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ठीक है ना, एंड देन जब बहमनी टूट गया 5 छोटे छोटे साम्राज्यों में, है ना, अहमदनगर का नाम सुना है आपने, गोलकुंडा, बीजापुर, वो सब स्टडी करेंगे. एंड देयर इज वन मोर टॉपिक जो आपको अपने स्तर पर भी पढ़ना है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, भक्ति आंदोलन एंड सूफी आंदोलन, वो भी. तो यहाँ पर 4 मेन टॉपिक होते हैं मिडाइवल इंडिया में. दिल्ली सल्तनत, वो टॉपिक क्या, वो एक पूरा यूनिट है. दूसरा मुगल डायनेस्टी, ये 2 मेन है. थर्ड लोकल एम्पायर्स, विजयनगर और आपका बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे. चौथा होता है भक्ति सूफी. उससे पहले जो अर्ली इन्वेजन थे वो हमने देख लिए. अब है संगम वाला काल, तो वो तो पीछे से लेकर आगे तक चलता रहता है, उसको हम कर लेंगे अलग से, एक दिन उसको भी कर लेंगे. वो आपका एंशिएंट का भी पार्ट है और कुछ आपका अर्ली जो मिडाइवल है वहां तक का पार्ट है. तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मुगल पीरियड की. तो हेडिंग डाल दीजिए भाई. आज की डेट क्या, आज तो 21 जून भी है, इंटरनेशनल योग डे भी है. प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, कश्मीर में है ना. मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर हम स्टार्ट कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सबसे पहले हमें इसका समझना है टाइम पीरियड. अभी आप केवल बोर्ड पे देखते हुए रहिए, लिखिएगा मत कुछ भी. टाइम पीरियड क्या है इसका, 1526 एडी से ये स्टार्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू रहेगा 1857 या 58 भी लिख सकते हैं आप, एडी तक. दिस इज द होल टाइम पीरियड. और अब आप देख सकते हैं कि 1526 से 1626 100 साल, 1626 से 1726 200 साल, 1726 से 1800 300 साल, और 300 साल के बाद भी आप देखिए उसके, यानी ये लगभग आप समझिए 300 330 340 बड़ा पीरियड रहा है इसका. लेकिन हमेशा वैसा पावरफुल नहीं रहा. 320 साल तो वो भी रहा, कौन, दिल्ली सल्तनत. लेकिन दिल्ली सल्तनत भी क्या है, फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद तो 1388 में वो धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई. और क्योंकि 1398 में दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे एक बड़ा कारण किसका रहा है, तैमूर लंका इन्वेजन. 1398 तैमूर लंका इन्वेजन. और फिर हम देखते हैं कि उसके शासक चलते रहे 1414 में खिज्र खां के नेतृत्व में नई डायनेस्टी सैयद, आपने देखा था क्या हुई थी, स्टार्ट हो गई थी. नाउ मुगल्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये मुगल एम्पायर का टोटल टाइम पीरियड है. लेकिन मैंने आपको फिर बताया है, मुगल एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो असली मुगल, असली मतलब जो रियल पावरफुल मुगल्स थे, जिन्हें हम बोलते हैं अर्ली मुगल्स. अर्ली मुगल्स जब हाँ इनके पास दमखम था, जब इनके पास ताकत थी, जब इनके पास सत्ता थी, वो आपको ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं अर्ली मुगल्स. और अर्ली मुगल्स की हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड है भाई 1526 से, ये सब एडी में चल रहा है, 1526 से हमारा हो जाएगा 1707 एडी, जिस दौरान हम 6 बादशाह देखते हैं, जिस दौरान हम 6 बादशाह देखते हैं, जिनके नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. औरंगजेब की जब डेथ हो जाएगी 1707 में, उसके बाद भी मुगल सल्तनत चलती रहेगी. और अब जो मुगल सल्तनत चलेगी इसे बोलेंगे लेटर मुगल्स. क्या बोलेंगे, लेटर मुगल्स. और लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड आपका जो बच गया 1707 से 1857 लिखिए, 58 लिखिए, जो आपकी इच्छा, एडी. इस दौरान करीबन 11 बादशाह होंगे. कितने होंगे, 11. उनमें से 6-7 ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये पूरा जो सेकंड फेज है दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. हाँ, वो मॉडर्न इंडिया के पार्ट में स्टडी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. और ये वाला आपका पढ़ा जाता है मिडाइवल इंडिया में. दूसरी बात,
ये टाइम पीरियड जो लिखा है इसमें भी एक कमी है, अभी एक कमी ये है क्योंकि बीच में भारत में 15 साल मुगलिया सल्तनत गायब रहेगी। 15 साल मुगलिया सल्तनत बीच में गायब रहेगी अर्ली उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरी डायनेस्टी रहेगी। शेर शाह सूरी का जो अफगान राजवंश है वो एक प्रकार का शासन करेगा। ये बात है 1540 से 1555 एडी। ये 15 साल ब्रेक है और बाकी कंटिन्यूटी में है आपका मुगल डायनेस्टी। अल्टीमेटली इस पीरियड में आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवोल्ट ऑफ 1857, लास्ट मुगल एम्परर, फर्स्ट वॉज बाबर, लास्ट वॉज बहादुर शाह सेकेंड और बहादुर शाह जफर। उनको बहादुर शाह सेकेंड बोलिए आप क्योंकि बहादुर शाह दो हुए। एक तो औरंगजेब का बेटा भी बहादुर शाह था, वो बहादुर शाह फर्स्ट है। और ये जो आखिरी बादशाह है यहाँ का मुगल सल्तनत का, उसका नाम है बहादुर शाह जफर, उसका टाइटल है। और बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं क्योंकि पहला वाला फर्स्ट हो गया था इधर से। तो उसको क्या हुआ, वो ऐसा बादशाह था जिसको कि अंग्रेजों ने कैद किया। ये माना गया कि ही वाज इन्वॉल्वड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857 एंड देन ही वाज सेंट टू वेयर, म्यांमार। कहां भेजा गया उसको? म्यांमार में। वहीं जेल में उसका क्या हुआ, मृत्यु हो गई। मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। ठीक, अब हम देख रहे हैं स्टार्टिंग किसको इन्होंने खत्म करके करी? लोदीज को। किसको? लोदीज को। तो अर्ली मुगल्स जो है वही पीरियड हम पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, ये तो हम पढ़ेंगे कि बाबर से शुरू हुआ, पर पहली बात है मुगल्स थे कौन? कौन थे मुगल्स? मुगल्स वो लोग हैं जिनका मिक्स ब्लड है। दे हैड मिक्स ब्लड। दो इंपॉर्टेंट रेस जो रही हैं मिडाइवल इंडिया में, सेंट्रल एशिया में, जिन्होंने इंपॉर्टेंट एक बड़ा पार्ट कैप्चर किया, और उनमें एक है तैमूर डायनेस्टी यानी तैमूरी वंश है, और दूसरा है मंगोल्स। तो मुगल इनका मिक्स ब्लड है। किनका मिक्स ब्लड है? तैमूर्स का और मंगोल्स का। मंगोल के बहुत बड़े, आप समझिए उनके जमाने के जो उनके एक प्रकार के हीरो हुए हैं, दुनिया के लिए खलनायक हैं, दैट वाज चंगेज खां, गेंजिस खां, मंगोल। ठीक है, मंगोल पता है ना, मंगोलिया आज का है। मंगोलिया तो बहुत छोटा सा हो गया। मंगोलिया, मंचूरिया प्रांत। मंगोल कहाँ है आज? चाइना नहीं में नहीं, चाइना से ऊपर अलग देश है मंगोल। उलान बटोर इसकी कैपिटल है। चाइना से ऊपर और रशिया के नीचे एक सैंडविच स्टेट है, ये देश है मंगोल, कैपिटल है उलान बटोर। आज बहुत अच्छे संबंध है भारत और मंगोल के, और मंगोलिया बोलते हैं उसे आज। और इधर कौन है? तैमूर। तैमूर लंग, जिसके बारे में हमने बात की, जो कि भारत में तुगलक डायनेस्टी के समय आता है और ये भारत पे आक्रमण करता है। इसके बारे में एक बात जानना, 1398 में जब ये आया था तो तुगलक डायनेस्टी में तीन इंपॉर्टेंट हुए थे, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है 1388 में, उसके 10 साल बाद लगभग ये आता है, और इसके आने से बड़ा नुकसान होता है भारत को। ये भयंकर नंबर एक लुटेरा था और इसने दिल्ली को बहुत बुरी तरह लूटा मारा लोगों को, और इसने लोगों के सिरों की दीवार की जो मीनार बनाते हैं ऐसी मीनार बना दी। बहुत खूंखार था ये। तभी याद कीजिए, अभी कुछ टाइम पहले किसी सेलिब्रिटी ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा था। उस टाइम हंगामा मच गया था तैमूर, क्योंकि तैमूर का भारत में जो आक्रमण हुआ वो अच्छा नहीं माना गया। दिल्ली कराती रही कई दिनों तक, दिल्ली में 15 दिन रहे दिल्ली में, और दिल्ली को इसने तहस नहस कर दिया। खूब लूटा, बड़ा अत्याचार हुआ। तो ये पीरियड आपको ध्यान रखना है, ठीक, याद रहेगा। इसके बाद फिर 1400 ईयर लग गया था। फिर उसके बाद आपने देखा वहां पे खिजरगा 1414 के आसपास बैठा। लेटर ऑन एक ही डायनेस्टी रह गई, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में हमने देखा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, और लास्ट इब्राहिम लोधी। अब ये रॉयल ब्लड है, जिस ब्लड ने, तैमूर ने भारत को पहले इन्वेड कर चुका है, दिल्ली तक आ चुका है, दिल्ली में 15 दिन रह चुका है। ये बात बचपन में बाबर को बताई जाती थी, सुनाई जाती थी, जिससे उसको साइकोलॉजिकली ये दिमाग में आया कि हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने दिल्ली को, मतलब भारत को अपने अधीन करा है। तो एक बात ध्यान रखनी है, पिता की लाइन से, मतलब हमारे शरीर में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक पैटर्नल, मैटरनल।
माता की तरफ से तो वो मंगोल था, पिता की तरफ से वो था। यानी दो तरह के खून थे उसके शरीर में, दो तरह के ब्लड थे, तैमूर्स और मंगोल्स, दोनों का ब्लड था, मिक्स ब्लड था। अब जब ये कौन, बाबर सत्ता पे आएगा तो कैसे आएगा, वो हमें एक चीज देखनी है। तो हमें ध्यान रखना है तैमूर वंश और मंगोल वंश यानी चंगेज खान वाले वंश का ये मिक्स ब्लड है। और यही एक बड़ा, क्योंकि एक टाइम तक तो मंगोल भी भारत पे इन्होंने बहुत अटैक किए, वो तो ये है कि उस समय तो मांग भरनी वाली बात हो गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत हद तक रेजिस्ट किया, आगे की डायनेस्टीज ने रेजिस्ट किया, लेकिन अटैक करने की कोशिश में तो रहते थे ये, और ये तो भारत में घुसा भी था। तो यहां पर एक बात ध्यान करने वाली है कि इसको ये बात एक बूढ़ी महिला बताती थी बाबर को। और बाबर कौन है, बाबर उस वक्त, बाबर उस वक्त कहां पर रहता है, आज का जो आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ट्रांस आक्सियाना। कौन सा क्षेत्र, ट्रांस आक्सियाना, यानी ये क्षेत्र कौन सा हो गया, आपने कुछ शहरों के नाम सुने होंगे जैसे फरगना, समरकंद, प्रधानमंत्री मोदी भी अभी कुछ समय पहले समरकंद गए थे, काबुल। ये तीन शहर इसकी जिंदगी से बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं। कौन से शहरों की बात कर रहा हूं मैं, फरगना। आज ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान और ऊपर आप जाएं तो जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, सेंट्रल एशिया। आपने नाम सुना होगा उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद जहां लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, और ये यूएसएसआर का पार्ट रहा है पूरा रीजन बाद में। उससे पहले यहां पर एक क्षेत्र फरगना, फरगना के ही शासक थे इसके पिता, कौन, उमर शेख मिर्जा। किसके पिता, बाबर के। तो उमर शेख मिर्जा प्लस कुदलुक निगार बेगम, उमर शेख मिर्जा प्लस कुदलुक निगार खातून जो बेगम है, उनका बेटा है बाबर। कौन है उनका बेटा, बाबर। अब ये उमर शेख मिर्जा तैमूरी वंश के हैं, कुदलुक निगार खातून जो बेगम है वो मंगोल वंश की है। अब हमें इनके माता पिता का नाम इतना आपको ध्यान नहीं रखना, बट ध्यान ये रखना है कि ये फरगना के रूलर थे। कहां के रूलर थे, फरगना के रूलर थे। छोटे रूलर थे, धीरे 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 आप देखो रॉयल ब्लड तो उसकी बॉडी में है ही, लेकिन सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि वहां पर उसको बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करना पड़ा, भी अपने चचा जान, अपने वो लोग जिन्होंने उसका वहां से शासन छीन लिया या उसको वहां से भागना पड़ा। तो बाबर का जीवन बहुत आसान नहीं है, बाबर का जीवन बहुत कठिन है। बाबर, बस इतना ही जिया बाबर। कितने साल हो रहे हैं, 47 साल, केवल 47 साल, यानी 50 साल भी पूरे नहीं किए। लेकिन आज बाबर को हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसने ऐसा क्या कर दिया, इसने कर दिया भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सल्तनत की शुरुआत। तो बाबर जो है किसका बेटा है, उमर शेख मिर्जा और कुतलुक निगार खानम का बेटा है, जो कि कहां के शासक के रूप में हम जान रहे हैं, फरगना। ये फरगना याद रखिएगा, मैप में आपको हिस्ट्री में मैप में क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों शहरों के नाम नोट कर लेंगे आप, फरगना, समरकंद, काबुल, क्योंकि तीनों का संबंध है बाबर से। फरगना में प्रयास किया, फरगना से मारा मारा भागा भागा गया। फरगना के बाद समरकंद को कंट्रोल, कई बार उसने समरकंद को कंट्रोल करने का प्रयास किया, समरकंद आया हाथ से गया, निकला हाथ से, आया गया, यही स्थिति रही। उसके बाद करीबन 1504 में वो काबुल को कंट्रोल कर लेता है, और तब से काबुल उसके कंट्रोल में था। 1504 में जब वो काबुल को कंट्रोल करता है तो वो पातशाह, जिसे आप बादशाह के नाम से जानते हैं आगे, वो उपाधि भी धारण करता है। कौन सी उपाधि, पातशाह, या आगे जिसे आप बोलते हैं बादशाह, ऐसे बोले बादशाह, ओ बादशाह, ऐसी उपाधि धारण करता है ये। ठीक है, लेकिन इसका काबुल में आना भारत के लिए खतरे की घंटी था। खतरे की घंटी क्यों था, अब
भारत आया, भारत आने के पीछे कारण क्या है ये भी हमें समझना है। पहले इसकी मैंने हिस्ट्री बता दी कि कैसे कैसे ये संघर्षशील प्राणी था, बहुत संघर्ष, बहुत परेशानियां थी उसके लिए। एक सियासी, आप समझिए शाही खून है उसके अंदर उत्सुकता भी है, उसका मनोबल भी बहुत ऊंचा है, लेकिन अपनी देखो एक ऐसा बादशाह है जो अपनी ऑटोबायोग्राफी, हमें कैसे पता लग रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ही इज द किंग हु रोट हिज ओन बायोग्राफी। इसको हम बोलते हैं क्या, तुजुक, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा, मुगल काल का पहला बादशाह जो ऑटोबायोग्राफी लिखता है। क्या लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, और किसी मुगल बादशाह ने लिखी है, जहांगीर ने, तुजुक ए जहांगीरी, है ना, तुजुक ए जहांगीरी। हालांकि लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज पर्शियन है और इसकी लैंग्वेज क्या है, टर्की, टर्किश लैंग्वेज। इसने जो अपने बारे में बताया है, इसने जो अपने बारे में बताया है उसमें यह बताता है कि मैंने कभी 2 रमजान एक क्षेत्र में नहीं बिताए। मतलब रमजान कब आता है, एक साल में एक बार, जैसे इस साल आ गया जुलाई में, फिर अगले साल आएगा जून में। मैंने कभी 2 रमजान एक स्थान पर नहीं बिताए का मतलब है, यानी इस साल में यहां हूं, अगले साल मुझे वहां से भागना पड़ा और कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, फिर तीसरी जगह जाना पड़ा, यानी परेशान रहा, एक जगह स्थिर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिक्स थी, रीजनल पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स इसके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं थी और ये वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, संघर्ष कर रहा था, प्रयास करता था, प्राप्त करता था, फेल करता था, लगातार यही प्रोसेस चल रहा था। इधर भारत की स्थिति लगातार फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हो रही है, वो कमजोर होती गई। इधर आपने देखा 2 डायनेस्टीज चली, एक डायनेस्टी किसके नाम पे शासन कर रही है, खिजरगा वाली, उसके बेटे शाहरुख को भी टैक्स देते रहते थे। इधर कौन आ गए, इधर यहां पर आ गया लोधी, लोधी वंश का शासन चल रहा है। 1504 में कौन सा शहर बन गया है, आगरा, याद है आगरा। उधर 1504 में कहां पहुंच गए वो, काबुल। बाबर कहां पहुंच गए, काबुल। समझिए इधर क्या हो रहा है भारत में, और भारत भारत से बाहर सीमाओं में क्या हो रहा है, भारत पे क्या असर पड़ेगा ये अब हमें देखना। बाबर, तुझो के बाबरी में सारी बातें बता रहे हैं हमें। हालांकि बाबर भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा खलनायक के रूप में है, क्योंकि भाई देखो अभी हमने देखा कि जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत का जो एक खोया हुआ गौरव है, राम मंदिर, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद, ये पिछले 500 सालों से पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि दे दी गई, आपने देखा ना इस चक्कर में कितना बीच में विवाद हुआ था, 90 का दशक पूरा ऐसा पॉलिटिक्स से भरा था। बाद में इसमें भव्य मंदिर बना है जो कि हिंदुओं के द्वारा दिए गए चंदे से बना है, कोई सरकारी धन से नहीं बना है मंदिर। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस घटनाक्रम से या कोर्ट में इतने समय तक दलील चली, उसमें नाम जिस आदमी का आता है बार बार वही है ये बाबर, बाबर। तो कई बार बाबर को लेकर भारत में 2 तरह की बातें हैं, क्योंकि भारत का इतिहास भी 2 तरह से लिखा, 2 तरह से बातें की गई है। भारत के इतिहास को लेकर एक दृष्टिकोण है जो है वामपंथी, जो जेएनयू वाला वामपंथी वाला, जो वामपंथी विचारधारक है, रोमिला थापर वाले जैसे लोग, राम पुनिया जैसे लोग, ठीक है, ये लोग जो इनकी एक और एक राष्ट्रवादी जो है, जिसमें आप देखते हो जब सुधांशु त्रिवेदी को सुनते हो आप डिबेट में, है ना, तो ऐसे लोग दोनों पक्ष सुना करो, क्या क्या बोला जा रहा है, कैसे कैसे बोला जा रहा है, राम पुनिया क्या बोलते हैं, रोमिला थापर क्या बोलती है, और इधर से जो राष्ट्रवादी वाले हैं वो लोग क्या रखते हैं, क्या पक्ष रखते हैं। जयपुर डायलॉग्स करके एक आता है, जयपुर डायलॉग्स, है ना, दीक्षित साहब का, वो उनके और उनके जितने द्वारा पैनल में बुलाए जाते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी क्या बोलते हैं, इस तरह के लोग क्या बोलते हैं। तो हमें तो खैर अपनी पढ़ाई के हिसाब से देखना है, हमें इस पक्ष में उस पक्ष में हमें अपना क्रक्स जानना है कि क्या चीज है वास्तव की। तो यहाँ पर देखिए बाबर को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है, पर हमें देखना है कि बाबर आया कैसे यहाँ पर, और बाबर यहाँ बस क्यों गया, क्योंकि पीछे जितने आक्रमण का आया, चाहे वो तैमूर लंग आया 15 दिन रहा, पर उसका कोई यहाँ पर शासन स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। आया, हड़पा उसने,
लूटा, हफ्सियों की तरह लूटा और लूट लाट के चला गया। उससे पहले वो गजनवी आया, मंदिर लूटे, सोना चांदी लूटा, हीरे जवाहरात लूटे, लूट लाट के चला गया। आ रहे लुटेरे, जा रहे लुटेरे, आ रहे लुटेरे, जा रहे लुटेरे। इसको भी क्या शायद इसी उद्देश्य से बुलाया गया। और क्या हमारे रीजनल पॉलिटिक्स में ये कहीं गड़बड़ी रही कि इसको बुलाया गया और वो इसको समझने में नाकाम रहे और इसका यहाँ पर शासन ही क्या हो गया, स्थापित हो गया। फिलहाल बाबर के बारे में हम जान रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये बाबर यहाँ रहा आया क्यों, क्या कारण थे। रीजंस ऑफ बाबर इन्वेजन टू इंडिया। क्या रीजंस है भाई, सबसे पहले मुझे बताएं आप। यस यू। आप बताइए। माना, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। सबसे पहला कारण आपको देखना है, वीक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली का प्रशासन बहुत कमजोर हो गया था। बाबर खुद अपनी किताब में लिखते हैं, दिल्ली तो ऐसे थी जैसे कि बस एक साजी, वो थाली में सजा के देने वाली चीज होती है ना, तैयार थी दिल्ली, लुटेरे लूट, सेंट्रल पावर नहीं थी। लोधी वंश का जो शासन था वो बहुत बड़े एरिया में नहीं था। लोधी वंश के आते आते शासन बहुत ज्यादा क्या हो गया था, सिमट गया था। पंजाब, पंजाब में दौलत खां, नाम बता रहे थे आपको, वो अपने आप को था किसके अंडर, लोधियों के, अपने को इंडिपेंडेंट ट्रीट करता था। बिहार इंडिपेंडेंट हो रहा था। राजपूताना स्टेट्स अलग चली गई थी। राणा सांगा, राणा सांगा की बिल्कुल नहीं बनती थी इससे, इब्राहिम लोधी से। दक्षिण में आप देखिए, दक्षिण में आप देखिए, जो आपको मैंने बताया कौन, विजयनगर साम्राज्य। बाबर खुद लिखता है, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर 5 मुस्लिम राज्य हैं और 2 काफिर राज्य हैं, यानी 2 हिंदू राज्य हैं, एक विजयनगर और एक जो आपका बहमनी, बहमनी तो मुस्लिम है, जो आपका मेवाड़ का है, राणा सांगा का। ये 2 हिंदू राज्य हैं, बाकी यहाँ पर क्या है, मुस्लिम राज्य है। तो 5 राज्य मुस्लिम है, 2 राज्य हिंदू। और फिर भी उसमें क्या है, रेस वाली बात भी आ गई कि रेस, वो अफगान है भाई। लोधी जो आपने देखा था क्या है, वो अफगान, इधर मंगोल, पीछे तुर्क, तुर्क से देखते देखते हम अफगान, और अब हम इनको देख रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, वीक दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल पावर वीक है। बच्चे दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि बाबर की खुद की स्थिति भी तो खराब है। बाबर के पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसको चाहिए एक मजबूत पक्का क्षेत्र। काबुल में, काबुल में उसका शासन है, 1504 से काबुल में है, पर काबुल में टैक्स को लेकर, पैसे को लेकर आज भी देखो अफगानिस्तान कितना अनस्टेबल है। कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, और राज्य बढ़ाना है आपको, कोई अटैक होगा, बचना है। काबुल में उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। हो सकता था उसको जहां से, फरगना से खदेड़ा, समरकंद से खदेड़ा, काबुल से भी खदेड़ा जा सकता था। तो उसको कोई प्रॉपर ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर कि वो अपना शासन स्थापित करे। तो दूसरी चीज है इनस्टेबिलिटी इन काबुल। काबुल में जो इनस्टेबिलिटी है, किसके रूल को लेकर, इसके रूल को लेकर। तीसरा, तीसरा है इंटरनल राइवलरी किसके बीच में, इंटरनल राइवलरी, यहां पर राणा सांगा है, उधर इब्राहिम लोधी है। ये सब क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, अब राणा सांगा, उधर दौलत खां पंजाब का शासक है, दौलत खां की नहीं बनती राणा सांगा से, राणा सांगा की नहीं बनती इब्राहिम लोधी से, सब एक दूसरे से क्या है, दुश्मन। अब ये सोच रहे हैं उसको बुलाएं बाहर से, वो आएगा, थोड़ा बहुत लूटेगा लाटेगा, चला जाएगा। राणा सांगा का भी ये विचार है। और जब वो चला जाएगा तो दिल्ली और आगरा किसके कब्जे में आ जाएगा, मेरे कब्जे में आ जाएगा, और मैं शासक बन जाऊंगा। ऐसा वो विचार कर रहे हैं। उस समय राणा सांगा ऐसे शासक थे जो कोई युद्ध नहीं हारे थे। राणा सांगा उस वक्त के सबसे मजबूत शासकों में एक थे,
जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा, बहुत पराक्रमी थे। लेकिन वो डायरेक्ट इब्राहिम लोदी के साथ, क्योंकि इब्राहिम लोदी चाहे कुछ भी है तो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा हुआ, बड़ी सेना है। तो बाहर वाले का यहाँ पे सब वही वाला मामला चल रहा है कि तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। अब बस उससे हमें फायदा मिलेगा। इब्राहिम लोदी साइड निकले अपनी, उसकी वो सीट खाली करे और सीट को कब्जाने के लिए। और बाबर मूर्ख है क्या? बाबर मूर्ख नहीं है। बाबर मूर्ख नहीं है, बाबर को भी पता है मुझे आना है और मुझे इस क्षेत्र को जीतना है, बाद में वहीं स्टेप हो जाएगा। कहते तो इतिहासकार ये भी है कि राणा सांगा ने भी अपना एक दूत भेजा काबुल, दौलत खान ने भी भेजा अपना एक दूत काबुल, और इब्राहिम लोदी के भी कुछ चचा लोग जो थे, चाचा, वो उसको हटाना चाहते थे। सब इसको रास्ते से हटाना चाहते थे। बारी बारी सब मिले किससे? बाबर से काबुल में, और बाबर को इनवाइट किया गया, उसको यथास्थिति बताई गई। राणा सांगा और बाबर के बीच में बात भी हो गई थी कि तुम दिल्ली पे अटैक करना, बाबर को बोला, और मैं अटैक करूंगा कहां से? आगरा से। दोनों तरफा से घेरेंगे इसको और इब्राहिम लोदी का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबर तो आ गया अटैक करने, राणा सांगा नहीं आया। राणा सांगा ने अटैक नहीं किया था, किसके ऊपर? इब्राहिम लोदी के ऊपर। इसके बाद बाबर को लगा इन्होंने मेरे से बात तो की थी, ये आए नहीं, और तो बाबर भी चिढ़ गया, और बाद में उसने भारत छोड़ने की बात तो दूर, वो भारत में बैठ गया और उसने भारत में अपना शासन क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। तो अगले ही साल फिर राणा सांगा से युद्ध होगा, अगले ही साल राणा सांगा से युद्ध होगा। तो यहां पर स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है। ये सारी कहानी स्टार्ट हुई कहां से और कहां तक पहुंची, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा लिखना भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि फिर समझे आगे। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ ना आई हो? सब समझ में आ गया कैसे हुआ क्या हुआ? चलो भाई अब लिखना स्टार्ट करो। बाबर, देखिए, मुगल डायनेस्टी, बाबर नहीं, अभी तो सीधा मुगल डायनेस्टी है। मुगल डायनेस्टी established, मुगल डायनेस्टी established and maintained, मुगल डायनेस्टी established and maintained one of the largest empires, one of the largest empire in the Indian history. One of the largest empires in the Indian history. Full stop. In terms of military power, in terms of military power, comma, administrative innovations, in terms of military power, comma, administrative innovations, comma, cultural developments, comma, cultural developments, comma, economic prosperity, cultural developments, comma, economic prosperity, and political consolidation, and political consolidation, and political consolidation, political consolidation, Mughal Empire touched new heights, and political consolidation, Mughal Empire touched new heights. Mughal Empire touched new heights. Next point, the Mughal Empire was an empire, Mughal Empire was an empire extending over a large part of the Indian subcontinent, full stop,
It begins with the victory of Babur. It begins with the victory of Babur over Ibrahim Lodi, in the first battle of Panipat. Over Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Now, अब लिखिए टाइम पीरियड और ये वाला टाइम पीरियड बना दीजिए, टाइम पीरियड और इसको पूरा नोट कर लीजिए। मुगल एम्पायर टोटल टाइम पीरियड 1526 to 1857 to 58 AD। अर्ली मुगल्स, लेटर मुगल्स, अर्ली मुगल्स का टाइम, लेटर मुगल्स का, बीच में लिख देना जो गैप रहा है 15 सालों का, शेरशाह सूरी एंड हिज सक्सेसर्स। गैप ये 1540 to 1555, 15 साल। इस टाइम पे शेरशाह सूरी और उसके सक्सेसर थे। सू डायनेस्टी। कहाँ है शेरशाह सूरी का मकबरा? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? सासाराम में। और सासाराम में क्या बताया था मैंने सासाराम के बारे में? सासाराम वही जगह है जहां से भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सांसद बन के आई थी 2009 में। चलिए अब लिखिए, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ मारा, कुछ छूट गया क्या? पूछना है कुछ? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर एंड हिज लाइफ, the main source of information about Babur and his life derives from his own biography, derives from his own biography, own biography, own biography, जिसे हम बोलते हैं own मतलब ऑटोबायोग्राफी है ना, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आत्मकथा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, तुझ ए बाबरी और बाबरनामा, विच इज टर्किश इन लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज क्या है? टर्किश। लिख दिया। नेक्स्ट, बाबर वॉज बॉर्न इन 1483। वैसे इसका बर्थडे याद तो मुझे है क्योंकि इसका बर्थडे आता है 14 फरवरी को, बाबर का। बाबर का बर्थडे 14 फरवरी था, वो हमें उससे मतलब नहीं है। बाबर वॉज बॉर्न इन 1483 एंड डाइड इन 1530, और डाइड भी शायद ये दिसंबर में हुआ था, 26 दिसंबर को। पर फिर वो हमारे काम का नहीं है, मतलब बर्थडे का हमें उसका बर्थडे थोड़ा मनाना है, हमें याद रखना है ये इतने से इतने पीरियड में जिया। इतना याद ना भी रहे पर ये पता हो कि ये जिया, जन्म इसका कहाँ हुआ? सेंट्रल एशिया। डेथ कहाँ हुई इसकी? कहाँ हुई डेथ? आगरा। और फिर इसको दफनाया था पहले वहां, बाद में इसकी वो ले गए काबुल। अभी इसका कभी जाओ जिंदगी में काबुल तो वहां है इसका वो रेस्टिंग प्लेस, मकबरा। अब नहीं है भारत में। कहाँ है इसका? काबुल। काबुल कहाँ है? अफगान। इसकी इच्छा थी, इसकी इच्छा थी मुझे, अब नहीं, भारत में नहीं है अब, शुरू में भारत में दफनाया था,
बाद में इसके मॉर्टल रिमेन्स को ले गए, कहाँ ले गए, यहाँ से काबुल। तो अभी काबुल में इसका, कहां पर है, काबुल में, ध्यान रखना है। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान। दूसरी बात, बाबर के बच्चे भी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हिंदाल, अस्करी, कामरान, हुमायूं। हुमायूं को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। इसकी वसीयत आज भी है, इसने वसीयत लिखी थी, विल जिसे बोलते हैं, कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों में बांट दी जाए। और इसकी वसीयत पढ़ के ही फिर इतिहास से कुछ चीजें निकाली जाती हैं, और उसके बारे में दिल्ली में आज भी इसकी रखी हुई वसीयत। तो वो भी एक समझने वाली चीज है। फिलहाल आपके लिए अभी क्या नोट करना है इंपॉर्टेंट, लिखिए, क्या लिखा आपने, ही वॉज बॉर्न इन 1483 एंड डाइड इन 1530 एडी, ये एडी में चल रहा है सब। दूसरा पॉइंट लिखिए, ही बिलोंग्ड टू तैमूर एंड मंगोल रेस, तैमूर एंड मंगोल रेस फ्रॉम हिज पैटर्नल एंड मैटरनल साइड। समझ रहे हैं ना, पैटर्नल मैटरनल, पिता और माता, फ्रॉम हिज पैटर्नल एंड मैटरनल, from his paternal and maternal sides. Next point, his father's name was Umar Sheikh Mirza. Father's name was Umar Sheikh Mirza. शेख मिर्जा, मिर्जा टाइटल लगाते थे वो, मिर्जा। उमर अब्दुल्ला मत लिख देना, उमर शेख मिर्जा। एंड मदर वॉज कुतलुग, KUTLUG, कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, 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 KHANUM, खानम। बेगम मत लिख देना, खानम, ठीक है। आगे लिखिएगा, द 3 इंपॉर्टेंट साइट्स एसोसिएटेड विद हिम, मैंने लिखी है ना कहीं, ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स एसोसिएटेड विद हिम। फरगना, फरगना याद रखना, बाबर से जुड़ा है, पहले इसके पिता यहीं के शासक थे, फरगना। देन समरकंद, नेट पे ढूंढना इनको, उज्बेकिस्तान में मिलेगा समरकंद, बहुत फेमस सिटी है, फरगना, समरकंद। देन काबुल, काबुल, काबुल के आगे लिख देना, he took control over Kabul in 1504। काबुल के आगे लिख देना, he took control over Kabul, he took control over Kabul कब, in 1504। मैंने क्या बोल दिया, 24 तो नहीं बोल दिया, 04, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसने एंड टुक द टाइटल ऑफ पातशाह, एंड टुक द टाइटल ऑफ पातशाह, and took the title of Padshah, Padshah which become Badshah. Now, this is what early information about Babur. Got it? Now, the important battles. हमने देख लिया, अच्छा बहुत ही पढ़ा लिखा था, ये बात ध्यान रख, तभी तो लिख पा रहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है। इसको पढ़ाने वाले टीचर्स कौन थे इसके, पता है, वो थे जो आज पिट रहे हैं बेचारे। कौन, चाइना का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है सिंजियांग, उइगर्स, उइगर, सेंट्रल एशिया में सबसे पढ़े लिखे लोग होते थे उइगर, और वही उइगर इसको, इसके टीचर्स थे उइगर। आज उनकी स्थिति देखो उइगर की क्या है, उइगर मुसलमान। अच्छा अब एक चीज देखिएगा जरा, बाबर के बारे में ना, बाबर के जो वॉर्स हैं वो देखने हमें। एक तो नाम याद रखना है हमें, दौलत खान लोधी का, एक नाम याद रखना है राणा सांगा का, फिलहाल अभी रुक जाओ, अभी लिखाऊंगा मैं। और एक इसका चाचा है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा मैं, इब्राहिम लोधी का। और एक खुद बाबर है। हाँ अब देखो जरा, बाबर के जो वॉर हैं 4, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, जिसने हमारा इतिहास मोड़ दिया, पानीपत फर्स्ट,
अब आप खुद सोचिए, पानीपत ही क्यों, ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया। पानीपत में पहला युद्ध हुआ, पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ। मुझे सबसे पीछे जो मैडम बैठी हैं वो बताएंगी पानीपत में युद्ध कब कब हुए। आप एक 1526 में जो हम पढ़ रहे हैं, और एक 1556 में, और एक 1781 में, 1781 में। पानीपत फर्स्ट हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत सेकंड हुआ हेमू, हेमचंद्र, विक्रमादित्य उपाधि ली थी उसने भी, हेमू और दूसरा अकबर के बीच में। और तीसरा अकबर के साथ उस टाइम संरक्षक उसका बैरम खां, बैरम खां एक महामंगा, वो भी थी। 1781, हाँ पानीपत थर्ड, अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठास, मराठास के, इसके ऊपर तो मूवी भी आई थी, अर्जुन कपूर, अच्छा संजय दत्त वो बना हुआ था, हाँ अर्जुन कपूर की थी ना मूवी। हाँ ये 3 युद्ध हुए, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया 3 युद्ध यही क्यों हुए, पानीपत में। तो अब पानीपत है कहां बच्चे, अभी हरियाणा में, अभी कहां है हरियाणा में। तो भाई देखो पहला तो युद्ध हुआ पानीपत का, और ये पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर बड़ा, बाबर की सेना कम, इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख, तब भी कौन जीत गया, क्योंकि उसने तुगलकामा पद्धति अपनाई, उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, कैनन्स का इस्तेमाल किया था। भारत में तोप, गन पाउडर और तुगलकामा पद्धति का इस्तेमाल हुआ। क्या थी वो पद्धति, ठीक वैसी पद्धति जैसी अब अभिमन्यु को मारने के लिए महाभारत के युद्ध में रची गई थी, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। लड़ाई जो लड़ी जाती थी पहले बहुत दिमाग से लड़ी जाती थी, और बाबर इस मामले में बहुत तेज था, बड़ा उस्ताद था। वो बाहर से आ रहा है, इतना दूर का डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, दिल्ली का बादशाह तो दिल्ली से आगरा से जा रहा है कहां, पानीपत, और दूसरी तरफ वो आ रहा है काबुल से पानीपत, और जीत कौन रहा है, ठीक है ना, जीत रहा है बाबर। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, पानीपत का युद्ध तो हुआ हुआ, पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, ये 1526 है, ये 1527 है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा, राणा सांगा का नाम आपने सुना है। राणा सांगा उस वक्त के सबसे बड़े शासक थे, जिन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। राणा सांगा एक बड़ा नाम था। अभी राणा सांगा का जिक्र आया था कि उन्होंने कहीं उनको इनवाइट किया। राणा सांगा की सेना सोचिए बहुत बड़ी है। राणा सांगा और इसके बीच में शुरुआत में तो आपको पता है पीछे पहले युद्ध के लिए बोला जाता है, आक्रमण के लिए बुलाया, बाद में जब ये आगरा और दिल्ली कब्जा करके बैठा राणा सांगा, क्योंकि इसको असली जो चुनौती थी, पहली वाली चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी, असली चुनौती ये थी। इस युद्ध में तो एक फकीर ने कहा था बाबर तू भाग जा, जीतेगा नहीं तू, उसे डिमोरलाइज भी कर दिया था, क्योंकि राणा सांगा का नाम, नाम का सिक्का चलता था। पर बाबर, मैंने कहा, वो हतोत्साहित होने वाला नहीं था। एक टाइम मौका ऐसा आ गया था कि वो युद्ध में हारने वाला था, सेना उसकी पस्त पड़ रही, सेना थकी भी थी होती, इसकी पस्त पड़ने वाला था, नहीं हारा। उसने पहली बार इस युद्ध में जिहाद का नारा दे दिया, जिहाद, धर्म युद्ध बना दिया इसको, धर्म युद्ध। इससे सेना में एक बार फिर जोश आ गया, और तकनीक तो उसको आती है, तुगलकामा पद्धति है उसकी, गन पाउडर है, ऐसा भारत में आज तक कोई इसे इस्तेमाल नहीं किया। इस युद्ध में वो जीता। तो बच्चों जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक हुआ बैटल ऑफ प्लासी और एक हुआ बैटल ऑफ बक्सर, तो आप प्लासी को पानीपत से और बक्सर को खानवा से मैच कर लीजिए। हम बोलते हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो पूरा शासन स्थापित हुआ, इसमें प्लासी का इंपॉर्टेंट रोल है, पर प्लासी से ज्यादा बड़ा रोल बक्सर का। बक्सर ने एक नई जो है लकीर खींच दी। वैसे ही उसको पता था असली चुनौती यह था, निर्णायक युद्ध, इससे ज्यादा निर्णायक युद्ध थे। यह युद्ध हार जाता, मुगल सल्तनत जहां शुरू हो रही थी वहीं खत्म। यह युद्ध था जिस युद्ध को जीता बाबर,
और उसके बाद तो फिर आगे के युद्ध उसके लिए कोई युद्ध नहीं है, वो उसके लिए खेल है। खेल, छोटे मोटे शासक हैं, मेदिनी राय है, क्या है वो चंदेरी का शासक, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये युद्ध बड़ा था। तीसरा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1527। चौथा, घाघरा का युद्ध। 27 नहीं, ये 28 हो जाएगा, 29। और 1530 में बाबर ही मर गया। लेकिन 4 साल लगातार बड़े बड़े युद्ध लड़ना ये कोई आम बात नहीं है, बाहर से आ रखा हो। ऑप्शन ही नहीं था ना, ऑप्शन ही नहीं था। उधर तो वो अपना साम्राज्य कब से स्थापित करने की वो हो ही नहीं पा रहा था कुछ। इतना अच्छा एरिया, गंगा जमुना का मैदान, फर्टाइल लैंड, सब। और मन में वाली बात कि हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने दिल्ली को क्या किया है अपने कब्जे। वो तैमूर लंग जो था, वो मैंने आपको बताया, वो इनका वंशज था। और एक बूढ़ी दादी ने इसके कान में बात डाल दी थी जब ये छोटा था बचपन से ही, क्या कि हमारे पूर्वज कहाँ गए थे, दिल्ली। यानी ये मानता है दिल्ली हमारी है। और वहां शासक कर रहे लोधी, लोधी तो अफगान है, जबकि दिल्ली पर अधिकार किसका होना चाहिए, मंगोल्स का, तैमूर्स का, तैमूराइड ब्लड का। हटाया अफगानों को। अगली चुनौती राणा सांगा। राणा सांगा बड़ी चुनौती थी, राणा सांगा भी साफ। तीसरी चुनौती मेदिनी राय, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध। यहां हमें मध्यकाल में जौहर की खबरें देखने को मिलती, जौहर की खबरें। क्योंकि अब जब युद्ध होता, मध्यकाल में युद्ध की सबसे ज्यादा जो विभीषिका देखने को मिली है वो महिलाओं के ऊपर रही। क्योंकि युद्ध में पुरुष तो लड़ने गए, और पुरुष लड़े, और लड़के वो क्या हो गए, शहीद हो गए। लेकिन उनके बीवी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा दुष्कर्म होता था, बहुत ही गंभीर, उनको बेचा भी जाता था, बेचा भी जाता था। सोचिए आप। और यहाँ पे लड़कियों को ऐसा गिफ्ट ले जाया जाता था, ये एक महिला के सम्मान के लिए बहुत खराब बात होती थी। तो लड़की फिर जो जो सम्मान वाली महिला है वो अपनी अस्मिता के साथ कैसे समझौता करेगी, वो अपने प्राण दाह कर देती थी। जौहर क्या होता है और सती में अंतर क्या होता है बताइए। सती और जौहर दो चीजें हैं, अंतर क्या है। हम्म, वेरी गुड। सती मतलब जिसका पति की डेथ हो गई है किसी भी कारण से, तो वो अपने पति के साथ, ठीक है। दूसरा है जौहर। जौहर में सामूहिक आत्मदाह है। एक बड़ा हवन कुंड, पद्मावती में आपने देखा ना, पद्मावत, एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाएगा। उसके पीछे कारण क्या होता था, हाँ, क्योंकि फिर क्या होता था, जो वो बाहर से ताकत आएगी वो उन महिलाओं को अपने, अब इधर देखोगे हरम चलते थे। हरम क्या हो गया, एक राजा के हरम में 4-4 5-5 हजार औरतें हैं। आज इसके साथ, कल उसके साथ, उसके साथ, एक महिला की कोई सम्मान की बात नहीं रही। तो ये एक बड़ी स्थिति थी। और इनका एक मीना बाजार भी सस्ता था, आगे हम पढ़ेंगे मुगल में मीना बाजार भी। तो ये आप ध्यान रखिए, पानीपत का पहला युद्ध ये। चंदेरी के युद्ध में मैंने कहा महिलाओं ने जौहर किया, मेदिनी राय था इसमें राजा, मेदिनी राय। और इसमें घाघरा, घाघरा नदी है, नदी है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घग्गर नदी जिसे, ये पहला युद्ध है ऐसा जो जल में और थल में दोनों में हुआ। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये नदी में भी हुआ और लैंड में भी हुआ। इस युद्ध में 3-3 गुट, एक बार फिर लोधी, इब्राहिम लोधी का भतीजा, बंगाल का शासक, 3-4 लोग मिलके आए, जैसे बक्सर के युद्ध में हुआ था, त्रिगुट बने थे ना। फिर भी इस युद्ध में कौन जीत गया, बाबर। अब सिक्का चलता है किस्मत का। बाबर लगातार 1-2-3-4 लगातार बाबर युद्ध जीत गया। लेकिन क्या करेगी किस्मत मानव, बाबर युद्ध तो जीत रहा है, लेकिन उसका बेटा हुमायूं पड़ गया बीमार। जिसको इतना प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ किया, वो हुमायूं तो अब जाने वाला लग रहा है ऊपर। हुमायूं जबरदस्त बीमार पड़ गया। हुमायूं की हो गई तबीयत खराब। हुमायूं की रोज 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 हेल्थ डाउन हो रही है, डिटेरेट हो रही है। तभी एक फकीर ने बोला हुमायूं बच सकता है, अगर इसकी बला कोई अपने सिर ले ले
ऐसा होता है ना, जैसे किसी की नजर उतार दो, तो उसकी नजर उतार दी तो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी तुम पे आ जाएगी। तो इसका एक टोटका हुआ, और इसका टोटका क्या हुआ कि बाबर ने हुमायूं की परिक्रमा की, उसके बेड की, सिरहाना होता है ना जैसे बेड में लेटते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमा, कौन से उसने वो मंत्र मंत्र पढ़े, कलमा कुलमा। उसके बाद धीरे 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 हुमायूं की सुधार हालत में क्या होने लगा, सुधार। और बाबर की हेल्थ क्या होने लगी, डाउन होने लगी। और 6 महीनों के अंदर अंदर हुमायूं तो हो गया तंदुरुस्त, और बाबर हो गया कमजोर, खत्म। और 1530 में बाबर का चैप्टर खत्म, अगला शासक बन गया हुमायूं। लेकिन बाबर के बेटे हैं 4। हुमायूं तो उसका सबसे प्यारा बेटा है जिसकी वसीयत है। इसके अलावा उसका बेटा है हिंदाल, उसका बेटा है कामरान, उसका बेटा है अस्करी, और उसकी बहुत प्यारी बेटी है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। अब ये लोग आगे शासन कैसे संभालेंगे, क्या होगा, ये हमें जानना होगा आगे। मतलब हुमायूं शासक बनेगा, और हुमायूं बेवकूफ, हुमायूं बेवकूफ निकलेगा थोड़ा सा। हुमायूं क्या करेगा, 1530 में हुमायूं शासक बनेगा, कुछ समय तक अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा भी। ठीक, रानी कर्णावती की कहानी आपने एक रानी ने इसको अपना भाई बनाया था अपनी रक्षा के लिए गुजरात में। 1530 से 1540 तक तो ठीक चलेगा। 1540 में शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी इस युद्ध में आ चुका है भाई। ये जो घाघरा का युद्ध हुआ था, इसमें जो बाबर के खिलाफ गुट बना था, उसमें शेर शाह सूरी भी था। और इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था। देखो, शेर शाह सूरी इस युद्ध में भी है, इस युद्ध में भी है, वहां बाबर की तरफ से लड़ा। अब बाबर की तरफ से लड़ा, बाबर खुश हो गया, भयंकर अच्छा युद्ध हुआ। आखिर में जब रात को युद्ध जीत गए, कौन कौन थे हमारे कमांडोज में, जैसे देखा ये शेर खां, उसका नाम था शेर खां, शेर शाह सूरी तो हम बोलते हैं ना बाद में। इसके ललाट देख के लग रहा है, बाबर कह रहा है जरूर ये पक्का विद्रोह करेगा। आगे होता भी ऐसा है, वो अपना साम्राज्य चलाता ना, ये पक्का विद्रोह करेगा। अगले ही साल उसने विद्रोह किया, वो इस बार इस गुट में आ गया, बाबर के अगेंस्ट। और आगे चल के तो वो बाबर के बेटे को ही यहां से आउट, और अपनी सूरी डायनेस्टी, ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ते हैं ना, जीटी रोड, उत्तरापथ वाली रोड, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराने वाला ये शेर शाह सूरी। बड़ा नाम है शेर शाह सूरी, अफगान थे ये। देखो, सत्ता अफगानों से मुगलों के हाथ में गई, मुगलों से फिर अफगानों के हाथ में आई। लेकिन 1556 का वो युद्ध, जहां हेमू की आंख में लगा तीर, खून निकला 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 निकला, और उस युद्ध से फिर भारत की किस्मत पलटी। और अकबर तो छोटा था, 14 साल का बच्चा, बैरम खान ने उठा तलवार, काट इसकी गर्दन। नहीं, उसको उसने एक बार मारा, खच, हुआ ही नहीं कुछ। अब गर्दन काटना है ऐसे थोड़ा आसान। उसने फिर दोबारा खच मारा ऐसे। वो पहला अकबर का मौका था जब वो युद्ध इस तरह से सीखा। तो इतिहास कैसे भरा पड़ा, बेटे इस पे डरिए मत। ये वो कहानी है जो हमें जाननी है, हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें कोई 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 बच्चा वहां पढ़ाओ उसको भारत का वो आजादी, वो कोई रोने लग जाता है एंड की क्लास में ना, कि सर उन्हें बहुत दुख होता है। चलिए आगे पढ़िए इसको, आप कहाँ पहुंच गए हम लोग। अभी युद्ध तो नहीं लिखे हमने, अभी आप पहले आ लिखिए, बाबर के बारे में लिखिए थोड़ी बात और लिखो। युद्ध लिख दिए, बात लिखो। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल, he was the founder of Mughal rule and belonged to, Chagatai section, and belong to Chagatai, लिखते हैं इसे चुगताई लेकिन पढ़ते हैं चगताई, and belong to Chagatai section of the Turkish race, of the Turkish race, of the Turkish race। ठीक है, लिखिए द इंपॉर्टेंट wars that were fought by Babur in India,
आर एज फॉलोज। अब आपने ये जो बैटल लिखी है इनमें सारे पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे? पानीपत फर्स्ट लिखा है, उसका एयर लिखा है 1526 लिख दिया। इसके साथ ये भी लिखना है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के नीचे काट देना है यानी डिफीटेड, बाबर के नीचे टेक यानी बाबर जीता। इसी में एक स्टार पॉइंट, अगर वहां पे जगह नहीं है तो आप पीछे कहीं स्टार पॉइंट, बाबर्स फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया, सॉरी सॉरी स्टार पॉइंट में ये नहीं, इसमें लिखे बाबर यूज्ड द आर्टिलरी, ARTILLERY, आर्टिलरी कॉमा कैनन्स, CANONS कैनन्स, CANONS कैनन्स, and gunpowder in this war. This was the first time that these things were used in any war in India. This was the first time that these things were used in any war in India. चीजों के नाम ध्यान से देखना, एक गन पाउडर लिखा है आपने, कैनन लिखा है, आर्टिलरी जो कैनन हो गई। एक चीज और लिखो, मैच फायर लॉक। मैच लॉक लिखो या फायर लॉक लिखो, इंटरनेट से एक मैंने टर्म निकाला था, मैच लॉक / फायर लॉक। फायर लॉक जैसे ऐसे समझो जैसे आजकल वो नहीं डालते, आजकल ये नहीं डालते वो जो करते हैं पुलिस के पे, वो वाली बॉटल बम डालते हैं, मतलब एक कपड़े में आग लगा दी और वो दूर जाएगा, वो कपड़ा जलता हुआ कपड़ा जाएगा, ऐसा फायर लॉक। इस चीज का इस्तेमाल किया किसने? बाबर ने। दूसरी पद्धति है तुगलकमा पद्धति, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होती है। देखो जरा पद्धति क्या है तुगलकमा, रूमी पद्धति। रूमी क्या है इस पद्धति में? ये है बैटलफील्ड, और ये हुआ पानीपत में। पानीपत में क्यों हुआ पहली बात ये भी जान लो आप, बहुत सारे कारण में एक कारण बता रहा हूं केवल। जब जब दिल्ली की सत्ता कमजोर होगी तो बाहर से सत्ता आएगी, और आप खुद सोचिए दिल्ली का शासक या पानीपत पे क्यों लड़ रहा है? वो उसको पीछे क्यों नहीं रोक देता, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, पानीपत तक आने क्यों दे रहा है? क्योंकि दिल्ली के शासक का कंट्रोल ही केवल इतने रीजन में। कभी ऐसी हिम्मत मौर्यों के समय, फिर आगे आप देखते हो गुप्त, हर्षवर्धन, बड़ा पीरियड, जब एक सेंट्रल पावर मजबूत बनती है तो ऐसी हिम्मत हो पाती है? नहीं हो पाती। जब यहाँ पे कोई शासक है, यहाँ पे कोई शासक है, दिल्ली तो मेन है ना, दिल्ली को जीत लिया मतलब भारत जीत लिया। यहाँ पे कोई शासक है, वो उसको मारता हुआ दौलत खां को मार दिया, दौलत खां से अब आगे बढ़ गया, यानी रेजिस्टेंस यही नहीं मिल रही। यही तो चाणक्य बोल रहे थे। चाणक्य ने क्या बोला था? अपनी सीमाओं को मजबूत करो। यहां पर दिक्कत आई, यहां से जीता, आगे बढ़ गया। अब यहां पर है हरियाणा, ये है दिल्ली। अब अर्थशास्त्र में भी लिखा है कभी भी लड़ाई राजधानी के आसपास नहीं होनी चाहिए, कि राजधानी हार गए तो सब कुछ गया। तो राजधानी से कुछ कोस दूर पानीपत ही एक ऐसा फील्ड बनता है, एक ऐसा मैदानी क्षेत्र बनता है जो आज हरियाणा में है। अगर आप भारत का नक्शा देखो तो दिल्ली को आप 3 तरफ से हरियाणा से घिरे हुए पाओगे, एक तरफ से यूपी से घिरी है, तो उधर से आ रही है उसकी सेना, इधर से आ रही है इसकी सेना, जगह बन रही है पानीपत वाली, जहां पर वो मैदान बनता है जहां पर दोनों सेनाओं का क्या होगा? आमना सामना लड़ाई होगी। पीछे से कैसे आ गई? पीछे हराती भी आई, पीछे इसका कोई कंट्रोल नहीं। अब ये फील्ड कैसा है? ये ढलान उतार ढलान वाला फील्ड है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे इस ग्राउंड में आई सेना, तो उधर से ये अटैक करेंगे एक सेना, इधर से ये अटैक करेगी उन्हें रजिस्ट करने के लिए, दोनों सेनाएं आपस में अटैक करेगी। अब इधर से चल रहे हैं। इधर से क्या करेगा ये जो बाबर है, इस पद्धति के तहत कुछ सेनाओं को यहां रख देगा अपनी रिजर्व समझ गए? वो लड़ नहीं रहे हैं, वो केवल साइड में है। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, डायरेक्ट आसपास की लड़ाई हो रही है। ऐसे लड़ते ये जानबूझ के आगे आते रहेंगे, ये जानबूझ के पीछे होंगे, ये जानबूझ के अपनी जगह छोड़ के पीछे जाएंगे। ये इसलिए पीछे जा रहे हैं
कि ये जो सेना है, किसकी सेना? इब्राहिम लोदी की। ये आगे आगे आती है और वो उधर से आ रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। अब वो पीछे पीछे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 4-5 घंटे में दोनों सेनाएं थकेंगी, हारेंगी, क्योंकि भाई आप कितनी देर तक लड़ाई कर लोगे? लड़ते लड़ते आपको थकान लगेगी, थकान लगेगी। फिर क्या होगा? जैसे ये थके लगेंगे, इधर से आएगी ये सेना और ये इधर से घुस जाएगी। अब इधर से भी वो सेना आ गई, पीछे से वो सेना, वो वाली बीच में फंस गई सेना। ये होती थी इनकी रणनीति। बड़े चालाक। ये है एक वो बनाना, जैसे वो कौन बनाता था, जैसे वो अभिमन्यु। आपने देखा महाभारत का सीरियल देखा होगा, कैसे एक शकुनी मामा, कैसे आपको लड़ाई करनी है, बिसात बिछानी पड़ती है, कैसे दुश्मन को घेरा जाए। तो बहुत चालाक होते थे बेटे, इसमें घबराने की बात नहीं है। आज तो मोदी सरकार है। लिखिए, लिखिए इसमें आगे लिखिए। हाँ मैं वही बता रहा हूं, लिखिए। ही यूज्ड अ नोवल मेथड ऑफ वॉर। ही यूज्ड अ novel, novel, novel method of warfare called 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 TULU, अभी नाम लिखना पूरा, TULUGHMA, TULUGHMA, यानी तुलगमा, तुलगमा पद्धति, पैटर्न, तुलगमा पैटर्न। अब याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए हु यूज्ड दिस पैटर्न, अच्छा ये इसने सीखा किससे था? उज्बेकों से, उज्बेक। लिखिए, ब्रैकेट में लिखना, विच ही लर्नड बाय उज्बेक। उज्बेक समझ गए ना? उज्बेकिस्तान है जिनको आज हम बोलते हैं उज्बेक्स, विच ही लर्न फ्रॉम उज्बेक्स। आ गई बात समझ में? आ गई? तो ये तो पहली बैटल हमने पढ़ ली। अब दूसरी बैटल बताओ, खानवा। खानवा में लिखो, ही डिफीटेड राणा सांगा। लिख दिया, राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा के नीचे क्रॉस, बाबर के, ठीक लिख दिया। हाँ एक बात, इस युद्ध में राणा सांगा को जब इसने हराया, क्योंकि राणा सांगा हिंदू था, इसने जिहाद की बात कर दी। इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि ली। लिखिए, ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर दिस वॉर। ये खानवा में, पानीपत में नहीं। ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द बैटल ऑफ, आफ्टर द बैटल ऑफ, आफ्टर द बैटल ऑफ, ठीक है। तो काबुल जीतने के बाद इसने कौन सी उपाधि ली थी? पातशाह। पानीपत फर्स्ट जीतने के बाद इसने उपाधि ली है कलंदर। कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, ऐसा कलंदर। और खानवा जीतने के बाद इसने उपाधि ली है गाजी। गाजी, ऐसी गाजी की उपाधि हमने पीछे भी पढ़ी थी, यासुद्दीन, यासुद्दीन तुगलक, गाजी। चलिए आगे बढ़ जाइए। थर्ड बैटल है चंदेरी, डिफीटेड द राजपूत रूलर। कौन था? मेदिनी राय, MEDINI, मेदिनी राय वर्सेस बाबर। कौन हारा? मेदिनी राय हार गया, बाबर जीत गया। कहां का रूलर था ये? चंदेरी का। ये कौन सा क्षेत्र हो रहा है जितने हम पढ़ रहे हैं? ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, पीछे वाला राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, उससे पीले वाला हरियाणा का क्षेत्र हो गया, ये सब यहीं के नॉर्थ इंडिया के। तो मेदिनी राय हार गया, और इसमें ब्रैकेट में लिख देना है, जौहर वॉज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन, राजपूत वुमेन्स। जौहर वॉज परफॉर्म्ड, जौहर हुआ था इसमें। और लास्ट बैटल घाघरा। घाघरा, ये बिहार में, बिहार हो गया ये वाला है एरिया। घाघरा तो नदी है ना, बैटल ऑफ घाघरा। इसमें लिखो, एक तो बाबर तो है ही, बाबर वर्सेस, वर्सेस ग्रुप, और ग्रुप में नाम लिख लो कौन कौन है। बाबर वर्सेस ग्रुप। अब ग्रुप में कौन कौन है लिखो, महमूद लोदी, महमूद लोदी, कौमा, सुल्तान नुसरत शाह ऑफ बंगाल, सुल्तान
नुसरत शाह ऑफ बंगाल। और एक मैंने आपको बताया शेर खां। हाँ, शेरशाह सूरी का असली नाम शेर खां है। आपको जो याद रहे वो लिखे, एंड शेरशाह सूरी। बट जीता कौन? इन सबका अलायंस था बच्चे, ठीक है। जीत कौन गया? अब ये याद रखना, क्रम से पूछने के लिए आएंगे। पहले कौन सा था? तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, याद तो आपको हो जाएगा, नहीं तो जब कोई मैं आपके घर में आऊंगा तो फिर, या कोई मेहमान आपके घर में आएगा तो फिर आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसे पानी पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर चाय पिलाते हैं, फिर कहते हैं गेट आउट। मतलब ऐसे नहीं, घर जाओ, घर जाओ मतलब घर जाओ, घर जाओ। तो पानी, पानी, खाना, चाय, घर जाओ। याद रहेगा? किसी भी तरह आपको याद रखना है। चलिए अब इसको पूरा रिवाइज, लास्ट लिख देना। ही वॉज डाइड इन 1530। ही वॉज डाइड इन 1530। चार बेटे हैं उसके, कहां लिखे थे मेरे नाम? हिंदाल, कामरान, अस्करी। और लिख देना हिज सक्सेसर्स वर, ये थे उसके सक्सेसर। सक्सेसर मतलब बेटे। हुमायूं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। एंड डॉटर कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम नहीं, गुलबदन बानो। बेगम तो उसकी हो जाएगी जिसकी वाइफ होगी ना। गुलबदन बानो। बेगम भी बोलते हैं, पर बेगम हम क्यों बोले? बेगम तो बोलेगा जिसकी वाइफ होगी। गुलबदन बानो। तुम सबको बेगम बोलते हो? है? अच्छा, हाँ। मुझे बोला कहीं क्या हो गया, लिख दिया। तो ये बाबर हो गया खत्म। अब हुमायूं की पढ़ाने की अभी हिम्मत नहीं रही, थक गया मैं। कल पढ़े हुमायूं? आप रिवाइज कर लीजिए तब तक। 5 मिनट है वैसे, पर आप रिवाइज करिए। पर मेन मेन चीजें आप याद रखिएगा, कहां से था, क्या था, इसकी किताब के बारे में। इसका मकबरा भी मैंने आपको बता दिया, काबुल। ठीक है। अ, अरे एक मेन बात तो बताना ही भूल गया। इसका असली नाम, बड़ा नाम क्या है इसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका असली नाम तो लिख लो। सबसे पहले वही जो लिखना था हमने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर। जहीर, हाँ। तो बाबर के जो पूरा का पूरा पर्सनैलिटी है, उससे हम क्या सीखे? कि बाबर शुरुआत में हारता गया, हारता गया, उसका अपने क्षेत्र में कोई वो नहीं। लेकिन भगवान ने उसके लिए एक दरवाजा बंद किया, तो हिंदुस्तान का एक दरवाजा खोला ऐसा। और उसको ऐसा बोला जा रहा है, मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो और कोई तुम्हें वहां पे बाबा मिल जाए, बोले आज का पेपर बेटा नहीं निकलता तू। तो मन में, इसको पहले ही बोला युद्ध में, खानवा युद्ध से पहले, नहीं जीतेगा बेटा रे, हारेगा तू, बहुत बुरी तरह हारेगा। तब भी उसने कहा नहीं, मैं अपनी बदौलत, उसको अपने पे भरोसा था। 47 साल की उम्र में वो मर भी गया, और उसने कितना बड़ा एक साम्राज्य अपनी औलादों के लिए छोड़ दिया, कितने युद्ध जीत लिए, और काबुल से लेकर और दिल्ली और आगरा तक उसका अधिकार हो गया। सो दैट वाज बाबर। अब एक पक्ष तो उसका यह है कि वो इस तरह की चीजें हैं, और बाकी अब इतिहास में दो तरह की बातें हैं। हिंदुओं के प्रति क्या उसकी नीति थी? अपनी वसीयत में लिखता है कि हिंदू और जो बाकी यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं उनके प्रति, मेरे प्यारे बेटे, बीबीसी में भी है इसकी डॉक्यूमेंट्री, मेरे प्यारे बेटे, क्या हुमायूं,
हिंदुओं के प्रति मतलब जो बहुसंख्यक है यहाँ के, सहिष्णु रहना, धर्म के बारे में उनके हस्तक्षेप नहीं करना, और एक जगह आता है गाय का मांस जो है, गौ मांस, उसके ऊपर रोकना, मतलब गौ हत्या ना हो, ऐसा वो डायरेक्शन देता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, पुष्टि मैं किसी चीज की नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसा उसके उसमें लिखा है, ऐसा कुछ बोलते इतिहासकार। दूसरी तरफ जो दूसरा विचार है कि उसने राम मंदिर तोड़ा और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी, जो उसके नाम मीर बाकी के अकाउंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई कहता है वहां मंदिर था ही नहीं, मस्जिद बनाई, लेकिन जब एएसआई ने सर्वे किया और जो रिपोर्ट्स आई, तो जो सुप्रीम कोर्ट में भी दलील गई, तो वहां तो मंदिर का ढांचा मिला, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी, हुआ तो है ऐसा मध्यकाल में बहुत सारे मंदिर। अब ये जो वही था, कौन सा आया था वो अजीब सा वहां से बाहर से, तैमूरलंग, वो कितना खतरनाक था। तैमूरलंग ने तो पूरा लूटा लूटा था वहां लोगों को, 1 लाख लोगों को उसने अपने पीछे हिंदुओं को मार दिया था, 1 लाख, उसे लग रहा था बागी बनेंगे, एक के बाद एक उड़ाए उसने सारे। तो गाजर मूली की तरह कटते भी थे लोग, ऐसी बात नहीं है, पर यहां पर कहने का मतलब यह है कि मेन बात धर्म नहीं थी, धर्म सेकेंडरी चीज थी। धर्म का नारा, धर्म का इस्तेमाल तब किया जाता था, पॉलिटिशियंस भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। मेन बात यह थी साम्राज्य के रूप में। हम ऐसे भी चीजें देखते हैं कि कहीं पर क्या होता है, जहां राजा हिंदू है लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे योद्धा वो दूसरी धर्म के हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि वो मुस्लिम राजा है और उसके बहुत सारे सैनिक और योद्धा। अब अकबर ही था तो अकबर को सहिष्णु माना जाता है। अकबर के जितने भी वो थे, मतलब सिपा सलाहकार और उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, मान सिंह, सब हिंदू राजपूत। राजपूत और मुगलों का तो आगे चल के मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ। दूसरी बात, औरंगजेब जो रिजिड और कट्टर शासक माना जाता है, उसकी 1/3 सेना में हिंदू थे। तो जाटों का, राजपूतों का, इनका मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहा है मुगलों के साथ। तो एक मिक्स्ड भारत में जो है संस्कृति डेवलप हुई। ये सब सिस्टम हम देखते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे आपको किसके साथ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।